दोस्तों, स्वागत है पॉलिटी के इस नए वीडियो में। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मौलिक अधिकार तक देख लिया है। अब अगला जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, यह भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है इसका 36 से लेके 51 तक है। तो 35 तक तो कल हमने देख लिया था फंडामेंटल राइट में। अब ये 36 से 51 तक इसका है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स के लिए जो जैसे आर का प्रीलिम्स हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, यूपीएससी का हो गया, इसके प्रीलिम्स के लिए रिवीजन वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही है। ये मेंस में थोड़ा मोड़ा यूज हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो सकता इसका। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं हम। इसका जो मेन फोकस है वो प्रीलिम्स है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो जिसमें पॉलिटी पूछता हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने डिटेल में पूरा देख लिया है फंडामेंटल राइट तक। अब डीपीएसपी देखते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट होगी इंडियन पॉलिटी नाम से, उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अधिकारी जीएस करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें डाल दूंगा। आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के तौर पे अपने। ठीक, तो चलिए इसको भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बेसिक पहले समझ लेते हैं, बेसिक क्या है इसमें। तो क्या है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फंडामेंटल राइट जो हम लोग देखे थे, उसमें संविधान निर्माताओं ने जो जो एसेंशियल था, जो ज़रूरी था किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया और राज्य को कहा कि ये मैंडेटरी है, आपको इनके अधिकार को देना होगा। और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में शामिल किया है। इसमें आर्टिकल 21 में बहुत ज़्यादा जो उसके भाग हैं आर्टिकल 21 के, हाँ, उसको बहुत ज़्यादा शामिल किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो ये हैं। तो ये फंडामेंटल राइट तो राज्य पे ऑब्लिगेशन है और राज्य इसको वो नागरिक के राज्य पे दावे हैं जो मौलिक अधिकार है। मगर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि राज्य के पास जब संसाधन हो जाएगा, जब उनके पास पैसा हो जाएगा, फंड हो जाएगा, तब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समय के हिसाब से इसको राज्य नागरिकों को देते रहेंगे। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है राज्य को देना, मगर एक निर्देश है कि आप जब आपके पास संसाधन होगा तो आप इसको राज्य के नागरिकों को देते रहेंगे। ठीक है, तो ये संविधान सभा द्वारा सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई नीति निर्माण होगा, संसद नीति निर्माण करेगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए करेगी, ताकि लोगों को जो उनके और भी अधिकार हैं फंडामेंटल राइट के अलावा, वो भी उनको मिलते रहें। ठीक है, तो बेसिक मतलब इसका यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, कि जब उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सरकार के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे और कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको हमारा समाज तुरंत एक्सेप्ट करने को तैयार ना होता। तो इस वजह से जब संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि जब हमारा समाज ज़्यादा पढ़ लिख लेगा, ज़्यादा जागरूक हो जाएगा, तो कुछ ऐसे अधिकार हैं तब उनको दिया जाएगा, तब वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे, अदरवाइज वो लोग विरोध करने लगेंगे इसका। तो बहुत कुछ सोच समझ के ये फंडामेंटल राइट को बनाया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया और इसमें मूल संविधान में इसको शामिल किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी डीपीएसपी हैं जिसको बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। तो ये बस समझ लीजिए कि ये सकारात्मक निर्देश है राज्य को, जो संसदीय सभा ने राज्य को दिया था कि आपको जब नीति निर्माण करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, और जब आपके पास संसाधन हो जाएंगे तो आप अपने नागरिकों को धीरे धीरे डीपीएससी के तत्वों को उनको देते रहिएगा। ठीक है, तो इस पूरा ओवरऑल इसको समझ लीजिए कि यही है पूरा तत्व इसका। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया था, कहाँ से संविधान सभा के मन में विचार आया था, तो किस देश के संविधान को जब उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि नहीं, डीपीएसपी भी एक कोई नाम की चीज़ है। तो कहाँ से लिया गया डीपीएसपी को, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है।
भाग 4 तो बता ही दिया है, और उसका आर्टिकल 36 से 51 तक है। और इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, भी बताया था कि सकारात्मक है प्रकृति इसकी, पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका विधिक स्वरूप क्या है, तो अपरिवर्तनीय है। तो इसको जब इसका कोई उल्लंघन होता है तो आप कोई भी न्यायालय में इसके खिलाफ केस नहीं कर सकता। अगर सरकार नहीं देती है डीपीएसपी के अधिकारों को, तो आप सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते कि डीपीएसपी जो राज्य पर दावा नहीं है, ठीक है। और न ही ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसके हनन पे या इसको अगर सरकार आपको नहीं दे रही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। और डीपीएसपी का मेन जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जब इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्याणकारी राज्य कैसे बनता है। ऐसे ऐसे इसमें प्रावधान है कि वो कल्याणकारी राज्य की तरफ ले ही जाता है। ये तो उद्देश्य इसका है कल्याणकारी राज्य बनाना। और दूसरा उद्देश्य है इसका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो दूसरा उद्देश्य है समाजवादी कह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है इसमें, ठीक है। और आपको फंडामेंटल राइट क्या देता है, वो किसकी स्थापना करता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है वो, ठीक है। तो ये सब बात है। तो ये पूरा जो है इसके बारे में अब डिटेल से हम लोग देखेंगे आगे। ये याद रखें कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, ये न्यायालय में इसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। इसमें पहला पॉइंट जो दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियों और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। और ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामले में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिशें हैं। जब भी कोई विधायी, कार्यकारी या प्रशासनिक मामला होगा तो राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश हैं या संवैधानिक सिफारिश है कि नहीं, आपको इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता और नोवेल फीचर के रूप में वर्णित किया था। कहा था कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, क्योंकि ये भी एक अधिकार है जिसको राज्य बाद में देगा जब उसके पास संसाधन होगा, ठीक है। इसमें मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान का दर्शन भी समाहित है और यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो इसमें मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान का दर्शन भी समाहित है और साथ ही यह संविधान की आत्मा है। तो ये भी याद रखिएगा, संविधान की आत्मा भी इसको डीपीएसपी कहते हैं। इसका स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। तो आयरलैंड भी स्पेन के संविधान से लिया था और आयरलैंड से भारत ने ले लिया, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता है। तो भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 आया था उसमें एक प्रावधान था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें भी राज्यों को जब वो बन के आया था कानून, तो उस समय जब वहाँ की ब्रिटिश सरकार भारत में थी तो उसको निर्देश कुछ दिया गया था कि अगर आपके पास ज़रूरी संसाधन हो जाए, जब आगे चल के आपके पास संसाधन होगा तो आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यहाँ के लोगों को कुछ अधिकार देंगे, ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय राजनीतिक लक्ष्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय राजनीतिक लक्ष्य, राजनीतिक लोकतंत्र से अलग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र से अलग यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है, के रूप में निर्धारित करता है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन। इसको याद रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो किसको कहा है भाई साहब, तो ये कहे हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को मिला के इन्होंने कहा कि यही संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है। अनुच्छेद 37 में ये सिद्धांत देश के शासन के मूल आधार हैं
ठीक है, ये सिद्धांत जो हैं शासन के लिए मूलभूत हैं या मूल आधार हैं। जो सिद्धांत दिए हुए हैं आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन के मूल आधार हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, यूपीएससी 2013 में ये बात पूछा था कि डीपीएसपी देश के शासन के मूल आधार हैं या देश के शासन में मूलभूत हैं, तो हाँ मूलभूत हैं ये। और कानून बनाते समय जब भी सरकार कानून बनाएगी तो इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो कई जो है डीपीएसपी लागू भी किए गए हैं, जैसे कि आप देखे होंगे समान सिविल संहिता को 2-3 राज्यों ने लागू किया, फिर समान काम के लिए समान वेतन भी लागू है, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कानून बना है। इस तरीके से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए कई कानून बने हुए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो सब आएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि ये सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत हैं, वो पूछा था। ये मूल आधार हैं, तो हाँ मूल आधार हैं। ठीक है, अगला है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अपवाद जो हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 39 ख और जो ग हैं को प्रभावी बनाने वाले कानून जो हैं अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात हमने आपको जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो ये जो मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था, तो उसी में ये प्रावधान किया गया था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो आर्टिकल 39 ख है और ग है को प्रभावी बनाने वाले कानून, अगर संसद इसको प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बना रही है तो अगर वो 14 और 19 के उल्लंघन भी अगर करती है तो उस आधार पे इसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। जो 39 ख और ग को प्रभावी बनाने वाले कानून को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये बात मिनर्वा मिल्स में कहा था कौन, सुप्रीम कोर्ट ने। और मिनर्वा मिल्स अगला पॉइंट दिया भी है इसमें कि मिनर्वा मिल्स 1980 के जो केस में मूल अधिकार और डीपीएसपी तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की अनिवार्यता है। तो उसने ये भी कहा था मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच जो सामंजस्य और संतुलन बनाना, ये मूल अधिकार और अनिवार्य मूल अधिकार मूल संरचना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। ठीक है, तो इसको संशोधन नहीं किया जा सकता इसमें भी, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। इंपॉर्टेंट भी है, मिनर्वा मिल्स को याद रखिएगा। यही 39 ख और 39 ग को प्रभावी बनाने वाले जो कानून होते हैं वो ऊपर हैं हमारे फंडामेंटल राइट 14 और 19 से, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था ये। अब डीपीएसपी की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी में बोल रहा हूँ, डीपीएसपी बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो डीपीएसपी बोलने में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो डीपीएसपी तत्व एक आधुनिक लोकतंत्र राज्य के लिए बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। जो डीपीएसपी है वो व्यापक आर्थिक, इसमें जब पढ़ेंगे आपको तो आर्थिक जो लोकतंत्र है उसके बारे में बात समझ में आएगी, और सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का भी ये गठन करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के भी कुछ प्रावधान ये करते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामले में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिश करते हैं। तो ये ऊपर ही हमने देख लिया इस विशेषता को। अगला है राज्य शब्द में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी एवं कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकार, देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं इसमें। जो आर्टिकल 12 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ा था उसी को समझ लीजिए एक बार कि वही राज्य यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि जो केंद्र सरकारें हैं और उनके कार्यकारी अंग हैं, कार्यकारी अंग बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति से लेके और एक जो कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नीचे तक है, पोस्ट ऑफिस या ग्रुप डी रेलवे वाला, वो सब जो हैं इनके सरकारी कार्यकारी के अंग हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी में क्या आते हैं, स्थानीय प्राधिकरण में क्या आते हैं, आपके लोकल गवर्नेंस भी आ जाएगा, जहाँ सरकार से पैसा आता है वो सभी आ जाएंगे उसमें। ठीक है,
तो जो राज्य की परिभाषा पढ़े थे उसमें से सब समझ लीजिए, जो 12 में आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था। अगला है, अगली विशेषता क्या है इसमें, तो इसकी अगली विशेषता है कि उनका कार्यान्वयन राज्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व होगा। किसका कार्यान्वयन? तो डीपीएसपी का कार्यान्वयन राज्य के अधिकारियों का नैतिक दायित्व होगा, लेकिन उनके पीछे असली शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनता का मत। ठीक है, तो फिर से पढ़िए इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब है कि राज्य के जो केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी एवं कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकार तथा देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण इसमें शामिल होंगे। और राज्य के जो डीपीएसपी के मूल विशेषता में से एक अगली विशेषता ये थी कि उसका कार्यान्वयन, मतलब डीपीएसपी का कार्यान्वयन राज्य अधिकारी का नैतिक दायित्व होता है, लेकिन उसके पीछे असली शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनता का मत होता है। ठीक है, अगला है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, जो प्रकृति में सकारात्मक है, मूल अधिकार के विपरीत जो प्राकृतिक में नकारात्मक है, को प्रतिस्थापित करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा था यूपीएससी 2015 में कि सामाजिक लोकतंत्र एक जो है सकारात्मक प्रकृति है, मगर मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। तो स्टेटमेंट यही था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र एक सकारात्मक प्रकृति है, लेकिन मूल अधिकार एक नकारात्मक प्रकृति है। तो हाँ, ये सही है। क्यों सही है? क्यों मूल अधिकार नकारात्मक है? क्योंकि वो राज्य को रोकता है कुछ करने से, कि राज्य नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। मूल अधिकार जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है राज्य पे, और जो जनता है वो राज्य से मांगती है कि मुझे, मांगती क्या, दावा करती है कि मेरा अधिकार है, आपको मेरे लिए इसको छीन नहीं सकते आप। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र मतलब डीपीएसपी जो है, सरकार जनता खुद देती है, तो इस वजह से वो सकारात्मक है। ठीक है, सरकार जनता को देती है जब उसके पास संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, समान नागरिक, समान काम के लिए समान वेतन, या महिला हो या पुरुष हो, तो ये सरकार लिख के नोटिस, कानून बना के अप्लाई करेगी इसको, तो सरकार देगी आपको। अब इसको मांगेंगे तो नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है ये न्यायालय में, तो इसको मांगने से आपको मिलेगा नहीं ये। ठीक है, राज्य का जब संसाधन, उसके बाद धन, पैसा, संपदा जब हो जाएगी तो वो आपको देगा, तो इसी वजह से सकारात्मक है। ठीक, तो यही पूछा था यूपीएससी 2015 में। तो देखिए, इस एक एक लाइन में इस तरह से क्वेश्चन में से यूपीएससी एक छोटा सा चीज़ निकाल लेता है, तो जब समझे रहेंगे आप तो आराम से कर सकते हैं इसको। अगले पॉइंट में कहता है कि ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक हैं। तो ये नागरिकों के मूल अधिकार के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं भाई? जैसे अभी हम देखे थे कि सांस लेने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 21 में। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी देखे थे हम लोग। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरा फंडामेंटल राइट वाला आर्टिकल 21 वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि स्वच्छ हवा जो है और स्वच्छ पानी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए डीपीएसपी जब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जब देखिए प्रावधान जब उसका पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा कि नागरिकों को राज्य का दायित्व होगा कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पर्यावरण करके दे और पर्यावरण का रक्षा करे। तो उसमें लिखा होगा, और जीव जंतुओं का को संरक्षित करे। तो ये दिया हुआ पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं का संरक्षण, ये राज्य का दायित्व है। तो अब इसमें जब संरक्षण करेगा पर्यावरण का, तो इसमें क्या होगा, स्वच्छ हवा भी हमको मिलेगी और स्वच्छ पानी में मिलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। जब सरकार अब कदम उठाएगी जल प्रदूषण को रोकने के लिए, तो स्वच्छ पानी मिलेगा ही नागरिकों को। तो इस वजह से आर्टिकल 21 का देखिए पूरक होगा कि नहीं है, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी। तो पूरक मतलब होता है कि, अब क्या कहते हैं इसको, पूरक का कोई सेंटेंस उस तरह से नहीं है, मगर पूरक मतलब समझ लीजिए एक दूसरे की सहायता करने वाला। तो डीपीएसपी इसकी सहायता करेगा, वो इसकी सहायता करेगा, मिल के एक अच्छे एनवायरनमेंट का निर्माण करेंगे दोनों। तो ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक हैं। तो हाँ, पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? तो स्वच्छ हवा की ज़रूरत होती है लोगों को, स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी की ज़रूरत है आम जनता को। इसका प्रावधान कहाँ है कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो डीपीएसपी में है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करना है। भाग 3 की रिक्तता को भरता है ये। तो भाग 3 में जो कमियां रह गई हैं, ठीक है, भाग 3 में जो कमियां रह गई तो भाग 4 उसको भरता है। जो कमियां रह गई हैं भाग 3 में,
जो अधिकार से वंचित रह गया अगर कोई आदमी, तो उसको जो आर्टिकल भाग 3 है, मतलब डीपीएसपी वाला जो प्रावधान है, वो उसको भरता है जाके कि ठीक है आप वहाँ पे नहीं मिला है तो हम देते हैं आपको, सरकार आपको बाद में आगे चल के कभी दे सकती है जब उसके पास संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पूरक है। सर BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के, BN राव ने सिफारिश की कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला, न्यायालय में विचार योग्य और न्यायालय में गैर विचार योग्य। एक जस्टिसिएबल और एक नॉन जस्टिसिएबल, जिसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने क्या बनाया, तो एक फंडामेंटल राइट बना, एक बना DPSP। तो फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है और DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो ये बात है। तो अगला है DPSP एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, न कि पुलिस राज्य का प्रतीक है। 2020 में पूछा, फिर 2015 में UPSC ने पूछा। UPPCS में तो कई बार पूछा है, PCS वाले अधिकारों में हमको लग रहा है कि 20-25 बार पूछा है इसी को। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ से आई है, तो जब आप घटना चक्र लगाएंगे तो पता चलेगा कल्याणकारी राज्य का कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि कितना संविधान को कितना सोच समझ के बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, पुलिस राज्य बनाने का नहीं है। ठीक है, अगला है DPSP तत्वों का उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को साकार करना है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या DPSP का जो उसका उद्देश्य प्रस्तावना को पूरा करना है, तो हाँ पूरा करना है। कि क्या का पूरा करता है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को साकार करना इसका उद्देश्य है। अगला है न्यायालय में विचार योग्य नहीं है। विचार योग्य नहीं है कि इसके उल्लंघन या गैर कार्यान्वयन पे के मामले में इन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, ऐसे लागू नहीं करवाया जा सकता। ये भी UPSC 2020 में पूछा, 2015 में पूछा, तो 2 बार इसको भी पूछा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि DPSP तत्व किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालय की मदद करता है। ठीक है, ये बस हेल्प करता है संवैधानिकता की जांच के लिए, मगर इसकी वजह से जो कानून है रद्द नहीं होता। ठीक है, बस एक मदद होती है कि नहीं संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन होता है तब रद्द हो जाता है, इसके उल्लंघन पर रद्द नहीं होगा। ठीक है, अगला है उच्चतम न्यायालय ने DPSP निर्देशक तत्व लागू करने के लिए भी कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार उचित होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए किसी भी कानून को 14 और 19 के अनुसार उचित होना चाहिए, बस 31 ग और ख को छोड़ के। ठीक है, ये अपवाद हैं 2 लोग। ठीक है, तो अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण तो हमारे संविधान में नहीं है, मगर हम इसको पढ़ने की सहूलियत से इसका वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, कि हमारे संविधान में इसका वर्गीकरण नहीं है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका जो वर्गीकरण है संविधान में नहीं है। हम लोग खुद अपने हिसाब से समझ के इसको डेवलप करते हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी रहे। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, पहली लाइन में दे दिया, वर्गीकरण नहीं किया गया है। लेकिन विषय वस्तु के आधार पर इन्हें हम समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक या मिडिल रास्ता वाले के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल के रूप में हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण में ही पूरा कवर हो जाएगा हमारा DPSP, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक लाइन से भी बता दूंगा, क्रम वाइज बता दूंगा, और समाजवादी में कौन कौन आते हैं वो अलग हो जाएगा, और गांधीवादी में कौन आता है वो अलग रहेगा, और इन लिबरल इंटेलेक्चुअल में उदार बौद्धिक में क्या आएगा वो अलग हो जाएगा। मगर तीनों को जब जोड़ के देखेंगे तो पूरा हमारा DPSP कवर हो जाएगा। तो ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि कहाँ कवर हो जाएगा इसमें। तो पहला देखते हैं समाजवादी। समाजवादी में क्या लगता है आपको, समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद में यही है कि संसाधनों का हर लोगों को, पूरे हमारे नागरिक को समान वितरण, और किसी का एक लोगों का उस पर अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो समाजवाद यही कहता है बेसिकली
कि जो राज्य के संसाधन है उस पर सभी का अधिकार है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से सबको होना चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए इसमें। ठीक है, तो क्या कहता है कि डीपीएसपी तत्व समाजवाद की विचारधारा को दर्शाता है। एक जो है लोकतांत्रिक समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करता है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तो समाजवाद का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका मेन उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना तथा कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग को प्रशस्त करना। ठीक है, तो समाजवादी का उद्देश्य लिख लीजिए कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना तथा कल्याणकारी राज्य के मार्ग को बढ़ाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है समाजवादी का। तो समाजवादी में क्या क्या आता है, तो समाजवादी में आता है आर्टिकल 38। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल जो 36 से देखते हैं, तो 36 में क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम एक मिनट इसको हम बताएंगे समाजवाद। तो आर्टिकल जो 36 है उसमें कहा गया कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा पढ़ा था, देख लीजिएगा राज्य की भाषा। आर्टिकल 12 का एक लेक्चर होगा, एक ही छोटा लेक्चर, उसको देख लीजिएगा। राज्य की भाषा में जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, राज्य की परिभाषा जो हमने 12 में पढ़ी थी वही 37 में भी है। ठीक है, याद रखिए 37 में वही है, और सॉरी 36 में वही है, 36 में वही है, और 37 में क्या है आर्टिकल 37 में। तो आर्टिकल 37 में है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, इसको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। और दूसरी बात है कि ये अपरिवर्तनीय तो है मगर शासन में मूलभूत है, शासन में मूलभूत है। तो याद रखिएगा, देखिए जो 36 और 37 को अक्सर लोग छोड़ देते हैं और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बना दी। तो 37 में कहा गया कि जो डीपीएसपी है वो अपरिवर्तनीय है लेकिन शासन में, भारतीय शासन में मूलभूत है ये। ठीक, तो अब देखते हैं अब 36 हो गया कि उसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। तो राज्य की परिभाषा क्यों दिया है, क्योंकि राज्य ही इसको लागू करवाएगा। डीपीएसपी को राज्य ही नागरिकों को प्रदान करेगा, देगा या उसको लागू करवाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 37 में बताया गया कि अगर राज्य इसको लागू नहीं करवाता है तो इसको आप न्यायालय से परिवर्तनीय नहीं करा सकते। ठीक है, ये अपरिवर्तनीय है मगर ये शासन में मूलभूत है। जब भी विधायिका कानून बनाएगी या कोई आदेश कार्यपालिका कोई आदेश पारित करती है तो इसको डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही पारित करेगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के करने का मतलब आर्टिकल 37 का है। अब समाजवाद हम लोग पढ़ रहे थे, समाजवादी डीपीएसपी। समाजवादी में पहला है आर्टिकल 38, तो 36 37 पढ़ लिया, 38 है। तो इसमें कहता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ठीक है, कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, समाज के कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा राज्य। और अगला पॉइंट है इसमें कि आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, कि नागरिकों के बीच में आय की असमानता कम हो जिसके कारण प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी कम करेगा। ठीक है, तो आय की असमानता जैसे ही कम होगी तो उससे प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता लगभग बढ़ जाएगी। तो उसी में इसको जोड़ के बताया गया है कि राज्य क्या करेगा, तो पहले आय की असमानता को कम करेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को भी कम करने का प्रयास करेगा, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 38(2) है, 38(2) ये जो दूसरा वाला है 38(2) ये वाला, तो इसको कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब 39 को देख लेते हैं। 39 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो 39 थोड़ा बड़ा है,
तो 39 क का जब इसमें क्या क्या है 39 में कि राज्य अपने नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निम्न निर्देशित करेगा। तो क्या करेगा? पहला, अपने नागरिकों पुरुष महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा। तो आजीविका के साधन सुनिश्चित करेगा, राज्य की जिम्मेदारी है। आजीविका 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 का तो अपने नागरिकों पुरुष और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका सुनिश्चित करेगा। आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ये 39 में बताया गया है। तो किस में बताया गया है? तो 39A में बताया गया है। 39A में, ठीक है, याद रखिएगा। 39B में क्या क्या आ गया है? तो 39B या 39 ख जिसको कहते हैं, जिसपे आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर है ये, ठीक है। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट और 19 के ऊपर है आर्टिकल 39 ख। तो क्या ख कहता है? यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण सर्वोत्तम हो। तो कहता है 39A कि राज्य जो है देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करेगा। देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करेगा, ठीक है। अगला जो है इसमें 39वें का तीसरा है, 39C का कहता है। 39 ग है, ये भी जो है 39 ग, ये भी जो है 19 और 14 के ऊपर है, ठीक है। 19-14 का अगर असंगत भी होता है ग और ख, तो इस आधार पे 39 ग और ख के जो कानून बनेंगे, जो कानून बनाया जाएगा उसको रद्द नहीं किया जाएगा। ये बात रखिएगा, रद्द नहीं किया जाएगा ये, ठीक है। तो 39 जो 3 है, यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। तो ग यही कहता है कि आय और संपदा का संकेंद्रण कोई एक आदमी न कर पाए। तो समाजवाद की पहली प्रवृत्ति यही है कि वो क्या करता है कि आय जो संसाधन होते हैं उनका समान वितरण करवाता है। तो संकेंद्रण नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, ठीक है। तीसरे में कहता है 39C में, 39D में है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा राज्य, ठीक है। समान कार्य, अगर कोई कार्य वही कार्य महिला कर रही है, जैसे मान लीजिए कि एक दिन में 100 झोला महिला बना रही है, झरना जो होगा झोला होगा, झोला महिला बना रही है, तो अगर उसको अगर 10,000 मिल रहा है एक महीने का, तो वहीं जो है एक पुरुष जो है 100 झोला बना रहा है, ये भी झोला बना रहा है एक, तो इसको भी महिला ही के बराबर 10,000 वेतन मिलना चाहिए। यही प्रावधान करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही कार्य है, पुरुष और महिला दोनों कर रहे हैं एक ही कार्य को, तो ऐसा नहीं कि पुरुषों को ज़्यादा पैसा दें और महिलाओं को कम पैसा दें, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों ये प्रावधान बनाया गया? अब क्या लग रहा है कि समान कार्य का समान वेतन नहीं मिल रहा होगा? तो हाँ, नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो पुरुष है मस्कुलर है, तो लोग को लगता है कि जो पुरुष हैं ज़्यादा झोला बना देंगे, तो इस वजह से उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। और महिला जो थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव उन मानसिक रूप से नहीं, आदमी समझता है ऐसे, क्योंकि बच्चा पैदा करना पुरुषों की बस की बात नहीं है। तो जितना महिलाएं झेलती हैं उतना कोई नहीं झेलता। तो बात यही है कि महिला जो हैं उनको, जो हमारा समाज है उनको हमेशा कम तरह से आंका है, तो इस वजह से उनको कम सैलरी मिलती थी। तो संविधान ने पहले प्रावधान कर दिया कि पुरुष और महिलाओं के लिए अगर समान कार्य करें तो उनको समान वेतन दिलवाना राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो 39D में ये बात बोली गई है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के समान वेतन। और 39D हो गया। ई में क्या कहा गया है? तो जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो 39E में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, ठीक है। जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण कौन करेगा? तो राज्य करेगा ये संरक्षण, ठीक है, राज्य करेगा इसका। और 39F का कहता है, 39F कहता है राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। तो आर्थिक विषमता के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु,
शक्ति के अनुरूप न हो, अर्थात बच्चों के स्वास्थ्य के विकास और नैतिक और भौतिक विकास से बचपन और युवाओं की सुरक्षा का अवसर प्रदान करेगा। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 39 F को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में इसको कहते हैं, जो 39F है, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है इनका। तो 39 ये हो गया। 39 में जो ख और ग है वो आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर है, क्योंकि जो 39 ख और ग के लिए कोई भी अगर कानून बनता है तो उसको उस आधार पर शून्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है, तो इस आधार पर उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, अब अगला जो है 39 का देखते हैं। 39 का क्या कह रहा है? तो 39 का जो है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। तो 39 क में समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा 39 क को जोड़ा गया, जिसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। निःशुल्क कानूनी सहायता जिसमें नालसा बना था। तो जो 39 क है, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए, निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए नालसा बनाया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई नालसा। 1987 में इसका गठन किया गया था। ये तीनों स्तर पे है, नेशनल स्तर पे है, राज्य स्तर पे है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ये काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम करती है, 3 स्तर पे नालसा काम करती है। इसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी कहते हैं। 1987 में एक कानून के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? तो समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को, शोषित वर्गों को, उनके लिए नालसा निःशुल्क जो है विधिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो असहाय लोग हैं उनके लिए। ठीक है, और समाजवादी जो DPSP है उसमें अगला है 41 अनुच्छेद 41। तो ये क्या कहता है कि कार्य, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। राज्य जो है कार्य, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था तथा बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का अधिकार है भारतीय जनता को। ठीक है, अनुच्छेद 42 का कहता है। तो 41 में क्या है? तो कार्य, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था तथा बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत का प्रावधान सरकार करेगी। तो इसी के लिए मातृत्व लाभ जो अधिनियम था उसको पारित किया गया था सरकार द्वारा। प्रसूति सहायता के लिए भी केंद्र खोले गए हैं। और कार्यस्थल पर सुरक्षा, महिलाओं कार्यस्थल पर यौन शोषण या महिलाओं के शोषण के लिए भी सुरक्षा के प्रावधान काफ़ी किए गए हैं। और कार्य पर न्याय संगत होंगे तथा मनोचित दशाएँ मतलब कि कार्यस्थल पर सेफ्टी नॉर्म्स और ख़तरों से बचाने के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं पहनने के लिए। तो इन सब चीज़ों का प्रावधान जो है राज्य करेगा किसी भी कंपनी में या कार्यस्थल पे। ठीक है, कार्यस्थल पे भेदभाव को भी रोकेगा। तो आर्टिकल जो 42 है ये कहता है कि न्यायसंगत मनोचित दशाएँ में बहुत चीज़ आता है। ठीक है, मातृत्व राहत में मातृत्व लाभ योजना, मातृत्व अवकाश योजना, और जो मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व छुट्टी मिलती है, वो भी इन्हीं सब के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 43 का कहता है कि काम की न्यायसंगत और मनोचित 43 का कहता है 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, मिनिमम मजदूरी जिसको कहते हैं, उचित जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर को सुनिश्चित करेगा। तो निर्वाह मजदूरी और लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास भी इसी के अंदर आता है। तो इसी के अंतर्गत सरकार जो है कुटीर उद्योगों का विकास करती है। कुटीर उद्योग का आगे प्रावधान है, मगर जैसे कुटीर लघु जो माइक्रो जो उद्योग होते हैं उसमें जो सभी कर्मकारों के निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाता है और उचित स्तर बनाने के लिए इनको कहीं ना कहीं रोजगार देना पड़ेगा। तो कुटीर उद्योग, हथकरघा, ये सब चीज़ें चालू करने की बात की जाती है इसमें। तो एक पॉइंट को उसमें समझ सकते हैं, डायरेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है।
तो निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर को सुनिश्चित करेगा कौन? राज्य करेगा। 43 का क्या कहता है? अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ऐड किया गया था इसको। तो 39 क में दिया है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा राज्य। तो मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप का निर्णय लेता है किसी कंपनी में, किसी उद्योग में, उस उद्योग में जो मजदूर हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि उद्योग के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में जो मजदूर हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। तो इनका भी कोई प्रतिनिधित्व उनके मैनेजमेंट में जरूर होना चाहिए। जब मैनेजमेंट कोई निर्णय लेता हो कोई कंपनी के बारे में, तो मजदूरों के हित का कोई बात रखने वाला वहाँ मैनेजमेंट में चाहिए। तो वही कह रहा है कि एक प्रबंधन में अधिक होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो इस वाले जो मैनेजमेंट में जो भागीदार सुनिश्चित करने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 47 जो समाजवादी के बारे में भी बताता है, तो कहता है लोगों के पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो 47वां में ये कहा गया है। ठीक है, तो राज्य में पोषण स्तर को ऊपर उठाएगा और मादक पेय पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाएगा। इसमें आगे मादक पेय भी है। मादक पेय के उत्पादन और बिक्री पर भी राज्य प्रतिबंध लगाएगा। मगर अब उसका उल्टा ही हो गया है। अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन या फिर जो इसी से होने लगा है, जो राज्य की इनकम है, इस वजह से इसको और दिल्ली में हुआ, कहीं भी हुआ, सरकारी ठेके की दुकान, सरकारी दारू की दुकान, हर जगह बढ़ रहा है ये। तो डीपीएसपी के विरोध में चला गया पूरा बात। ठीक है, तो ये पूरा जो समाजवादी में इतना था 47 तक है। तो 38 है, 39 है, 39 क है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 क और 47 जो है समाजवाद में आता है। ठीक है, अगला क्या है ये देखिए, नीचे दिया भी, हम तो बताया भी, विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है 1987 में बना था। तो इसकी धारा 12 में निःशुल्क विधिक सेवाएं 39 क के तहत यह महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों, औद्योगिक कामगारों, सामूहिक आपदा में प्रभावित लोगों, हिंसा में प्रभावित लोग, बाढ़ से प्रभावित लोग, सूखा से प्रभावित लोग, भूकंप से प्रभावित लोग और औद्योगिक आपदा के शिकार दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, भिखारी, ट्रांसजेंडर के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए और सभी वरिष्ठ नागरिकों निःशुल्क विधिक सेवा के पात्र नहीं हैं। यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम पर निर्भर करता है, जो आय सीमा निर्धारित कर सकता है के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इतने लोगों को ये पूरा है। विधिक सेवा इन्हीं को फ्री दी जाएगी जिसमें इसको प्रावधान किया गया है कि 1 लाख से आय कम हो, वार्षिक आय, उन व्यक्तियों को। ठीक है, और ट्रांसजेंडर के लिए, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए जो 2 लाख रुपए से कम हो, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राज्य आय तय करेगी उस आय से कम हो, उनको जो है 39 क के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के 1987 के तहत में फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी, या फ्री जो है न्यायिक सेवाएं दी जाएंगी, निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये बात कही गई है। ठीक है, तो नालसा के बारे में समझ लीजिएगा। जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, सारे इसमें शामिल है नालसा में। तो अगला जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित जो डीपीएसपी हैं, उसमें क्या क्या है। तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसका तो हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देकर 9वीं भाग 9 में और अनुसूची 11 में इसको जोड़ दिया। तो इसको देखिए, संविधान द्वारा इसका परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना, ये डीपीएसपी 40 में कहा गया है। ठीक है, 43 में क्या कहा गया है
देखिए समाजवाद में भी 43 है और यहाँ पे भी 43 है, ठीक है। तो समाजवाद में भी 43 है, यहाँ पे भी 43 है, तो ये कॉमन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग ही हो। तो 43 में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिक एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो 43 है इसमें क्या कहा गया था, देखिए 43 में कहा गया कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करेगा राज्य, ठीक है। 43 में कर्मकारों के निर्वाह योग्य मजदूरी देना चाहिए, उचित जीवन स्तर हो, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उनको मिलना चाहिए। तो ये बात कही है समाजवाद वाले में। और गांधीवाद वाले में क्या कहा गया है 43 में ही कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिक एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग या छोटे उद्योग, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देगा कौन, तो राज्य सरकार देगा, ठीक है। जैसे इसी के तहत में खादी ग्राम उद्योग जो है, खादी ग्राम उद्योग जो सोसाइटी बनी है और खादी ग्राम उद्योग एक अधिनियम के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई, तो वो भी है, तो वो सब बात कही गई है। और 43 ख के तहत क्या कहा गया है, तो 43 ख जो है 197वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ये संविधान संशोधन अधिनियम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात की गई, ठीक है। और इसको फंडामेंटल राइट में भी शामिल किया गया 19 में, आर्टिकल 19 में सहकारी समितियों के गठन के लिए भी बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट है सहकारी समितियां बनाना, ठीक है। तो सहकारी समितियों के लिए 43 ख है। अगला है 46, तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक न्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगा, जिसके लिए SC/ST एक्ट भी आया था, ठीक है। एक्ट भी लाया गया सरकार द्वारा इनके शोषण को कम करने के लिए और इनका संरक्षण प्रदान करने के लिए इनको, और शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इनको आरक्षण भी दिया गया, ठीक है। तो 46 में ये सब किया गया। और राज्य और भी कार्य कर सकती है इनके बारे में, तो राज्य को निर्देश ये दिया गया है SC/ST के बारे में। 47 में कहा गया है कि औषधीय उद्देश्य को छोड़कर नशीले पेय, ये देखिए यहाँ पे 47 में इसमें भी है, 47 जो है समाजवाद वाले में भी है। तो इसमें क्या है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसमें जो है 47वें में क्या कहा गया है कि औषधीय उद्देश्य को छोड़कर नशीले पेय पदार्थों, लीकर या अल्कोहल, दवाओं के सेवन पर रोक होगा, तो रोक लगाएगा, ठीक है। तो नशीले पेय पदार्थों का उत्पादन और उनका बिक्री पर रोक लगाने की बात करता है, तो गांधीवादी वाला में आता है, ठीक है। तो आधा उसमें है, आधा समाजवाद वाला उसमें आधा है, और आधा जो है 47 वाला इसमें है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि गायों जो दूध देने वाले दुधारू पशुएं हैं, गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू एवं भारवाहक पशुओं के वध पर रोक लगेगा और उनके नस्लों में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलता है, नस्लों के सुधार के लिए। गौ हत्या को निषेध किया गया है कई राज्यों में, तो जो दूध देने वाले हैं उनके जो पशु वध है उनको रोकने की बात कही गई है। तो ये भी एक बात कही गई, गांधीवादी विचारधारा के अंदर आता है ये 48 में, ठीक है। अगला DPSP है उदार बौद्धिक वाला, ठीक है, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल था। तो उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो DPSP है वो आर्टिकल 44 है। ये पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना चाहता है। ये शाहबानो केस 1985 में शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, ठीक है। शाहबानो केस याद रखिएगा उसका। 1945 कह रहे हैं, अनुच्छेद 45 जो है इसमें है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के लिए 0 से लेकर 6 वर्ष के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखरेख
राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख में 0 और 6 वर्ष आएगा। और राज्य, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये कब कहा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको ऐड किया गया, याद रखिएगा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि किया जाए, पशुपालन किया जाए। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य करेगी, आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन। 48 क में क्या कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए इस बार गांधीवादियन 48 में देखिए क्या दिया है। तो गांधीवादियन 48 में दिया हुआ है अनुच्छेद 48 में कि गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं भारवाहक पशुओं के वध पर रोक लगाना, उनकी नस्लों में सुधार करना। समझ रहे हैं? तो इसमें गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के बारे में दिया है। और इसमें जो लिबरल वाले में 48 में क्या दिया है, तो इसमें 48 में दिया है आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन करने की व्यवस्था। और 48 क में दिया है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों के लिए रक्षा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसी के तहत स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, ये सब चीज़ें मिलेगी। इसीलिए कहा गया कि जो ये पूरक हैं, किसके? फंडामेंटल राइट के पूरक हैं। 49 नंबर का है, आर्टिकल 49 में कहा गया है कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि वाले स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की रक्षा करे जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, और राज्य उसको स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करेगा राज्य। अनुच्छेद 50 में बोला गया कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है इसको, पीसीएस में पूछा, आईएएस में पूछा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या शक्ति का पृथक्करण अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, 51A में क्या कहा गया है, 41 में क्या कहा गया है, 51 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच सामंजस्य संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान करना, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 51 में है, यूपीएससी 2015 में पूछा था इसको। ठीक है, तो इस तरह की बात पूरा की गई है। तो इसमें तीनों हमने देख लिया है। ठीक है, इसमें सारे जो वो डीपीएसपी कवर हो गए हैं। ठीक है, वो कुछ अनुच्छेद अभी भी बाकी हैं इसमें, तो उसको देख लेते हैं। पहले एक लाइन से समझ लेते हैं कि पहले 37 में क्या है, 38 में क्या है, इस तरह से देख लेते हैं। ये तो इधर उधर बिखर गया तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, तो मैं पढ़ देता हूँ, एक बार सुन लीजिएगा इसको। तो डीपीएसपी के आर्टिकल 36 में लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा है, उसमें जो आर्टिकल 12 में परिभाषित राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा इसमें भी है। आर्टिकल 37 में है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है बट यह शासन में मूलभूत है। और आर्टिकल 38 में कहा गया है राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। और 38(2) में कहा गया है कि आय, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करेगा या राज्य समाप्त करेगा। ठीक है, तो 38 हो गया। 39 में क्या है? तो 39 में है कि राज्य, तो 39A में कहा है कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को आजीविका के साधन जो है उपलब्ध कराएगा। 39B में है कि देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करा जाएगा। 39C में है आय संपदा का संकेंद्रण नहीं होगा। 39D में है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39E में है राज्य नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। और 39F में है कि राज्य है बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। ठीक है, और 39 क जो है 39 का जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है, जिसके तहत नालसा एक्ट आया 1987 में। ठीक है, 1987 में नालसा आया था ना, देखिए नालसा 1987 में आया। ठीक है, नालसा 1987 में आया, जो भी निःशुल्क विधिक सहायता देता है। तो 39 हो गया। 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा।
41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का राइट होगा, जैसे वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दिव्यांगता। ठीक है, तो कुछ विशेष दशाओं में कार्य पाने का अधिकार होगा, राज्य उसको सुनिश्चित करेगा। 41 में दिया गया है। 42 में है, कार्य न्याय संगत होंगे, मनोवचित दशाओं से परिपूर्ण होते होंगे, जिसके तहत प्रसूति सहायता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व लाभ जो दिया जाता है, तो आर्टिकल 42 के अंदर दिया जाता है। आर्टिकल 43 है, निर्वाह मजदूरी, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास जो है आर्टिकल 43 में है। 43 का जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 जो जोड़ा गया, इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास एवं निर्वाह मजदूरी इसमें शामिल किया गया। 43A में उद्योगों में 43A में 43 का जो है उसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी होगी। ठीक है, 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कार्य जो है मजदूरों की भी भागीदारी होगी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, और 43 ख में कहा गया है, जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया, कि राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा, जिसमें राज्य कोऑपरेटिव का विकास करेगा। ठीक है, 44 में कहा गया है, यूनिवर्सल सिविल कोड UCC जो गोवा और उत्तराखंड में लागू है अभी। और 45 में कि 6 से कम आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण देगा। ठीक है, 46 में कहा गया है कि राज्य SC ST और दुर्बल वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण के लिए कार्य करेगा। आर्टिकल 47 में है कि राज्य पोषण स्तर को ऊपर उठाएगा, मादक पेय पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। 48 में है कि राज्य वैज्ञानिक कृषि एवं वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, और विशेषकर गाय के वध और दुधारू पशुओं के वध को रोकेगा और उनके नस्ल में सुधार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 48 का जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कि राज्य पर्यावरण, पहाड़, झील, वन, झरना इनका संरक्षण करेगा, और जो पर्यावरण वन्य जीव हैं उनका भी संरक्षण करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और 49 में कहा गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा और राज्यों के बीच में समन्वय बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण होगा, शक्तियों का पृथककरण जिसे कहते हैं। और 51 में कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करेगा। ठीक है, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करेगा। 49 में क्या कहा गया है, 49 लगभग गड़बड़ हो गया। 49 में राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। ठीक है, और 51 में कहा गया कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करेगा और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का, ये देशों के बीच समन्वय बढ़ाएगा, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि कहाँ पे सांप्रदायिकता की झलक मिलती है हमको, तो 48 देखिए आप। 48 में गायों के बारे में दिया है, तो गायों बछड़ों, तो गायों के जब इसके गाय के जब जहाँ पे जिक्र हो जाता है तो लोग इसको सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं कि संविधान जो है थोड़ा सांप्रदायिकता की जगह मिलती है यहाँ पे, कि राज्य जो है गाय के संरक्षण पे जोर दे रहा है। तो वो मेनली वो दुधारू पशुओं के लिए कहता है, मगर लोग इसको कहते हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिकता की झलक मिलती है। ठीक है, तो गाय के नाम पे, तो ये बात पूरा कहा गया है। तो ये DPSP पूरा हुआ। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं, आगे इसमें जो संशोधन हुए थे, और जो क्या है कि जो भाग 4 है उसके बाहर भी DPSP हैं, तो उनको भी हम लोग अभी देख लेते हैं नीचे। तो नए नीति निर्देशक तत्व जो जोड़े गए थे वो किस में जोड़े गए थे, तो संशोधन कौन था, विवरण क्या है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें 39 जोड़ा गया, 39 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया और 48 का जोड़ा गया। तो ये पूछा था 2017 में कि 4 जो DPSP जोड़े गए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में 39 च, 39 क, 43 क और 48 का जोड़े गए। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कौन कौन विषय हैं, तो शिक्षा है, वन है, तौल है, माप है, तौल और माप एक ही है, वन्य जीव है,
तथा पक्षियों का संरक्षण है। वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण एक ही में है। और न्याय का प्रशासन है। तो 1 2 3 4, 1 2, देखिए फिर से देखिए, पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है नाप तौल, चौथा है वन्य जीव और पंछियों का संरक्षण, और पांचवा है न्याय का प्रशासन। तो इनको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। और 4 जो है इसमें डीपीएसपी जोड़ा गया था। तो 39 च, 39 क, 43 क और 48 क। ठीक है, तो 48 का क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए और वन्य जीवों को बढ़ावा मिलेगा। और 43 का क्या था, तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की या मजदूरों की भागीदारी होगी। 39 क में क्या है, तो विधिक सहायता है, निःशुल्क विधिक सहायता। 39 च में क्या है, 39 च में बताइए। तो 39 च में क्या है, 39 च में कि राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। तो उसमें बात कही गई है। ठीक है, अगला है 78वां संविधान संशोधन। 1978 में आया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसमें 38(2) जोड़ा गया था। 38(2) जोड़ा गया। आय की असमानता को कम करने का प्रयास राज्य करेगा। प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को भी राज्य कम करेगा। 38(2) जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। और इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया। ठीक है, तो इसे बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और उसमें जोड़ा गया कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को की देखभाल के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों के गठन, क्रियान्वयन और प्रबंधन में बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, तो सहकारी समितियों के गठन, क्रियान्वयन और प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करता है 43 ख। 43 क क्या था, तो उद्योगों के मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगला है कि मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव जो हुआ था, उसके बारे में जो वाद आया है उसके बारे में भी देखते हैं। उससे पहले जो है ये देखिए कि भाग 4 के बाहर कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 4 के बाहर कौन कौन से हैं, तो 3 है इसमें। तो 355 भाग 16 में है, तो 335 भाग 16 में है, सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं। और 350 ए में भाग 17 में कहा गया कि मातृभाषा में शिक्षा जो है ये भी डीपीएसपी है। और 351 भाग 17 में कहा गया हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो याद रखिए, इसमें पहला अनुच्छेद 335 भाग 16 में सेवाओं के लिए SC/ST के जनजातियों के दावे हैं। और 350 ए में भाग 17 में मातृभाषा में शिक्षा है। और 351 भाग 17 में हिंदी भाषा के विकास। ठीक है, जो टकराव हुए थे देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच टकराव हुए थे तो कौन कौन थे। तो वाद क्या कौन आया था, तो चंपकम दोराई राजन केस 1951 में ही आ गया था। तो यदि इसमें कहा गया, पहला है कि यदि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव होता है तो मूल अधिकार अविभावी होंगे या मूल अधिकार ऊपर रखे जाएंगे। अगला है संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये भी कहा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम लाकर संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। चंपकम दोराजन में ये कहा, दोराई राजन केस में ये बात बोली थी 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने। फिर गोलकनाथ केस उसके 1967 में आया। तो संसद किसी भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकती क्योंकि वे उल्लंघनीय हैं। तो इसी में कहा था, इसका जवाब था ये। तो ये जो था चंपकम दोराई राजन केस का जवाब था, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान अधिनियम लाकर या संविधान संशोधन कर सकता है मूल अधिकारों में अधिनियम लाकर। ठीक है, या कानून बनाकर मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। मगर गोलकनाथ केस में 1967 में कहा गया कि संविधान किसी भी मूल अधिकार को छीन नहीं सकता क्योंकि यह उल्लंघनीय है। ठीक है, और अगला कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कहा गया कि जब डीपीएसपी के कार्यान्वयन कर रहे हैं तो उसके जरिए आप मूल अधिकार को
संशोधित नहीं कर सकते, ये गोलकनाथ में कहा गया। ठीक है, फिर से 24वां संविधान संशोधन ला दिया इस मामले में कि संसद किसी भी मूल अधिकार को छीन नहीं सकती है। इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से ला दिया 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये भी कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात बोली गई थी इसमें गोलकनाथ में। तो इन दोनों को चेंज करने के लिए 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी लाई, और उन्होंने कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन की अधिनियमित करने किसी भी मूल अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, इसमें 24वां में कहा गया। और फिर अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, जिसके बारे में बताया कि 31 ग अनुच्छेद 39 ख और 39 ग के कार्यान्वयन के लिए यदि कोई कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो वह शून्य नहीं होगा। तो ये कहा गया कि राज्य का जो संसाधन है उनका वितरण और धन का संकेंद्रण जो 39 ग में है, इसमें संसाधन का वितरण 39 ख में, इसके लिए कोई कानून बनता है तो 14 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा, और नहीं जो 39 ख और ग के लिए जो कानून बना है वह शून्य किया जाएगा। तो इसी में कहा गया 24वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, फिर तब क्या हुआ, तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उनको शून्य नहीं किया जाएगा, ये कह दी इंदिरा गांधी ने। और अगला पॉइंट इसी में था कि ऐसे कानून पर न्यायालयों में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इन कानून में जो दोनों में कानून जो बनेंगे न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट क्यों पीछे रहे, तो केशवानंद भारती केस आया, उसमें अनुच्छेद 39 ग के दूसरे प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया गया। दूसरा प्रावधान कौन था, तो यही था, ये ऐसे कानून का न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो पहला को 24वां संविधान संशोधन का जो ये था पहला प्रावधान था, ये इसको इन्होंने कुछ नहीं बोला, मगर इसको कहा कि जो सवाल नहीं उठाए जा सकते तो ये असंवैधानिक है, तो इसको असंवैधानिक घोषित करके ऐसा कानून न्यायालयों में सवाल नहीं उठाएगा, इसको कैंसिल कर दिया, इसको हटा दिया। और दूसरा था न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का भाग है, इसको लाया, और इसी में बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे का प्रावधान केशवानंद भारती में दे दिया गया। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए फिर 42वां संविधान संशोधन आया। तो केशवानंद भारती को कम करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 आया, और कहा गया किसी भी नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया कोई भी कानून 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो वह शून्य नहीं होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्रधानता दी गई। देखिए फिर भी सरकार नहीं मान रही है अभी। फिर 42वां संविधान संशोधन लाकर कहा गया कि किसी भी डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया कानून आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य नहीं माना जाएगा। और कहा गया कि डीपीएसपी को 14 और 19 के ऊपर जो मौलिक अधिकार है इनके ऊपर उसको मान्यता दे गई कि जो डीपीएसपी है 14 और 19 से ऊपर है। तो फिर केस आया एक, देखिए लड़ रही है सरकार और कैसे लड़ रहा है स्थिति। फिर केस आया सुप्रीम कोर्ट, फिर लड़ना शुरू की। तो 1980 में केस आया मिनर्वा मिल्स। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो देखिए बनाई जा रही है, इसको अवैध घोषित की जा रही है, ये पूरा एक सीरीज चली आ रही है इसकी। तो मिनर्वा मिल्स में इसको अवैध घोषित कर दिया गया कि जो डीपीएसपी है इसकी प्रधानता को मूल अधिकार पर जो प्रधानता थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने भारत का संविधान मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत का संविधान मूल अधिकार है, भारत का संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित किया गया है और यही रहना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा गया कि जो 39 ख है और ग है ये जो हैं 19 और 14 के ऊपर रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो 39 ख और ग के जो भी इसके अंदर जो कानून बनेंगे वो 19 और 14 के ऊपर होंगे। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों पर सर्वोच्चता है, हालांकि 39 ख और ग को छोड़ के। हालांकि संसद निर्देश तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो है संसद संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों में, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता या नष्ट नहीं करता।
तो कुछ भी करिए आप, बस बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित मत करिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो भाग 4 के बाहर जो डीपीएसपी थे उसको हमने भी समझ लिया है कि अनुच्छेद 335 में है SC/ST की सेवाओं के दावे, और 350 ए में दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा, और 351 भाग 17 में दिया गया हिंदी भाषा का विकास, ये सब दिया गया, ठीक है। अब मूल अधिकार और डीपीएसपी में जो अंतर उसको समझ लेते हैं। तो जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिया गया है, और 1937 में आयरलैंड से लिया गया क्या, तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ठीक है। न्याय में विचार योग्य है, जो फंडामेंटल राइट है ये न्याय में विचार योग्य नहीं है। उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका है उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कानून से मान्यता प्राप्त है, नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत है और व्यक्तिवादी है। यह समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, सामाजिक और समाजवादी है। कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, स्वतः लागू है। यह कानून की आवश्यकता है, स्वतः लागू नहीं है। न्यायालय किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित या अमान्य घोषित कर सकता है। और डीपीएसपी में एक न्यायालय किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकता, हालांकि वे निर्देश को प्रभावी बनाने वाले कानून की वैधता को बरकरार रख सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, जो न्यायालय किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकता, हालांकि वे किसी निर्देश को प्रभावी बनाने वाले कानून को की वैधता को बरकरार रख सकता है, ये बात कही गई है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व और सार्थकता क्या है, इनका महत्व क्या है। तो महत्व यही है कि मूल अधिकारों के पूरक हैं। ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूर्ण और उचित उपभोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। ये विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। डीपीएसपी और सरकार के कार्य निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी के साथ साथ राजनीतिक घोषणा के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो ये पूरा डीपीएसपी था, 1 घंटा 12 मिनट लगा इसको पढ़ने में। तो इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, घबराइएगा नहीं है, और 2 बार 3 बार इसको पढ़ लेंगे तो पूरा आपको एकदम समाहित हो जाएगा। तो पूरा डिटेल में हमने ख़त्म कर दिया है डीपीएसपी को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।